हमने किया था कि चैप्टर नंबर 3 क्या है, बेसिकली उसके बारे में हमने कुछ बातें पढ़ी थी कि चैप्टर नंबर 3 आखिरकार है क्या, और उसके अंदर कुछ नोट्स हमने लिखे थे। आज हम आपके इसी चैप्टर का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उस दिन आपसे कहा था क्लास 12 के अंदर, मैंने कहा था हिस्ट्री के अंदर हेडिंग लगा के छोड़ देना समालोचनात्मक प्रसंस्करण, ठीक है। इसके बाद में हम इस हेडिंग के अंदर आगे देखेंगे, ठीक है। ये हेडिंग है क्या, ये हेडिंग बेसिकली एसवी सुधांकर, जिन्होंने 1919 ईस्वी में पांडुलिपियों का अध्ययन किया था। अब बेसिकली इस लाइन में से एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि एसवी सुधांकर ने पांडुलिपियों का अध्ययन कब किया, या क्वेश्चन आ जाता है पांडुलिपियों का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, तो एसवी सुधांकर ने किया। कब किया, 1919 ईस्वी के अंदर किया था। इसके अंदर आगे आता है इन्होंने भारत नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल व तमिलनाडु तक लगभग 13,000 पांडुलिपियों का अध्ययन किया था। इन्होंने लगभग कितनी पांडुलिपियों का अध्ययन किया, 13,000 पांडुलिपियों का अध्ययन किया। कहां से अध्ययन किया इन्होंने, भारत से, नेपाल से व दक्षिण के अंदर केरल व तमिलनाडु से पांडुलिपियों को उठाया तथा उनका अध्ययन किया। अब पांडुलिपि एक नहीं है बल्कि 13,000 है। अब 13,000 पांडुलिपियों के अध्ययन में समय तो लगता है, तो सभी पांडुलिपियों के अध्ययन में इनको 47 वर्षों का समय लगा था। 47 वर्षों का समय लगा था। टोटल जितनी पांडुलिपियां थी अपने स्टेट इंडिया के अंदर, उन सारी की सारी पांडुलिपियों को पढ़ने में इनको कितना समय लगा था, 47 वर्षों का समय लगा था, टाइम लगा था। कितने वर्षों का, 47 वर्षों का समय लगा था। उत्तर के अंदर ये भारत और नेपाल के क्षेत्र से इन्होंने क्या किया था, अध्ययन प्रारंभ किया था, और नीचे केरल और तमिलनाडु तक इन्होंने सारी पांडुलिपियों को खोज निकाला और 47 वर्षों के अंदर सारी पांडुलिपियों का अध्ययन कर दिया। उस समय पांडुलिपियां, उस टाइम जो आपकी पांडुलिपियां थी वह पाली, प्राकृत, तमिल व संस्कृत में लिखी जाती थी। संस्कृत में लिखी जाती थी। उस टाइम की जो पांडुलिपियां थी वह किसमें लिखी जाती थी, पाली में, प्राकृत में, तमिल में, संस्कृत के अंदर वो सारी पांडुलिपियां लिखी जाती थी। तो ये तो आपके हैं महाभारत का समालोचनात्मक प्रसंस्करण। यदि 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन आए, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, महाभारत का समालोचनात्मक प्रसंस्करण कीजिए, तो ये लाइंस आपको इसके अंदर लिख के आनी है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी के अंदर, वो है, इसी चैप्टर का है, वो है समाज में परिवार। पहले समाज का परिवार किस प्रकार का हुआ करता था, आज के समाज के परिवार से इसकी हम लोग तुलना करके देखते हैं एक बार के लिए, है ना।
पहले का जो समाज था वो किस प्रकार का था? पहले के समाज के अंदर रूढ़िवादिता ज्यादा होती थी, रूढ़िवादिता ज्यादा होती थी। अब रूढ़िवादिता क्या होती है? रूढ़िवादिता यह होती है कि इसके अंदर पुरानी चीजों को याद किया जाता, पुरानी चीजों को याद किया जाता था। मतलब पुरानी चीजें, जैसे एक प्रथा थी राजस्थान के अंदर घूंघटा प्रथा, ठीक है, जिसके अंदर महिला को हमेशा घूंघट लगा के रखना पड़ता है। आजकल ये प्रथा देखने को नहीं मिलती है क्योंकि रूढ़िवादिता का अंत हो रहा है धीरे धीरे। धीरे धीरे नई जो सरकारें आ रही है वो राजस्थान की इस रूढ़िवादिता के ऊपर काम कर रही है, कार्य कर रही है, और कार्य करने के साथ साथ इसको हटा भी रही है। एक आज के समाज में हमको क्या नहीं देखने को मिलता, ये क्या है अपना, ये है अपना पास्ट, ये क्या है अपना, ये है अपना प्रेजेंट। अब आज के समाज में अपन को पूरा पारिकता नहीं देखने को मिलती, पूरा पारिकता। पूरा पारिकता क्या होती है? पूरा पारिकता का अर्थ होता है पुरानी सभ्यताएं, ठीक है, वो अपन को आज के समय में देखने को नहीं मिलती, जबकि पहले के समय में हमें देखने को मिलती थी। जिस समय महाभारत थी उस टाइम आप जब महाभारत को टीवी के अंदर देखते हो तो सारे शब्दों को एकदम सही लय में, सही उचित संस्कृत भाषा के अंदर बोला जाता था। जैसे आजकल कहते हैं भाई, पहले कहते थे भ्राता, आजकल कहते हैं मम्मी या माँ, तो पहले क्या कहते थे? माता, ठीक है, पिताश्री, ठीक है, आजकल पापा कहते थे, डैड कहते थे। तो ये रूढ़िवादिता है जिसका अंत आज जरूरी है, ठीक है, जो कि सरकार कई सारे कदम इसके ऊपर उठा रही है। अब देखते हैं हम आगे। अब समाज के अंदर परिवार कैसे होते थे? समाज में परिवार रक्त संबंधी रिश्तों के साथ में रहते थे। यहां से नई हेडिंग लगा के लिखना आपको, समाज में परिवार, पहले के जो परिवार थे वो आज ही के परिवार की तरह रक्त संबंधी रिश्तों के साथ रहते थे। समाज में परिवार रक्त संबंधी रिश्तों के साथ रहते थे, रिश्तों के साथ रहते थे। अब मुझे एक बात बताओ, रक्त संबंधी रिश्ते क्या होते हैं? रक्त संबंधी रिश्ते वह रिश्ते होते हैं, रक्त संबंधी रिश्ते क्या होते हैं? रक्त संबंधी रिश्ते वह रिश्ते होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई मतलब जैसे भाई हो गया, काका का लड़का हो गया, मामा का लड़का हो गया, ये रक्त संबंधी रिश्ता होता है, ठीक है। यानी वह लोग जो अपने परिवार से हो वह रक्त संबंधी रिश्तों में आते हैं। तो समाज में परिवार रक्त संबंधी रिश्तों के साथ रहते थे। यह एक स्थान पर रहकर दैनिक कार्य किया करते थे, दैनिक कार्य किया करते थे। ये एक ही स्थान पर रहते थे तथा क्या करते थे? दैनिक काम करते थे। दैनिक काम का मतलब जो जीवन के दिनचर्या होती है ना जीवन की, जैसे आज अपन को ये करना है, कल अपन को वो करना है, जैसे सुबह उठे, मुंह धोया, ब्रश की, स्कूल गए, ये आपकी क्या है? दिनचर्या, ठीक है। तो ये दैनिक कार्य होते हैं, दैनिक कार्य करते थे। समाज के अंदर परिवार जो होते थे वो क्या करते थे? एक स्थान पर रह जाते थे और दैनिक कार्य किया करते थे। समाज के परिवार में पितृवंशिकता थी। समाज के परिवारों में पितृवंशिकता थी। क्या थी बेटा? पितृवंशिकता थी। अब इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करके एक नए टॉपिक से उठाएंगे, पितृवंशिकता क्या होती। नया टॉपिक क्या उठाएंगे अपन लोग? पितृवंशिकता क्या होती, ये आपकी नई हेडिंग है, पितृवंशिकता। अब देखेंगे पितृवंशिकता आखिरकार होती क्या है। पितृवंशिकता क्या होती है? पिता की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा या पुत्र न होने की स्थिति में, बड़ा भाई अथवा भाई का लड़का क्या बनता है? राजा बनता है, ठीक है। तो उसे ही क्या कहते हैं? पितृवंशिकता
कहते हैं। आप समझ में आया आपको जो मैंने चीज कही कि यदि पिता है कोई भी, ठीक है, और पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में उसका पुत्र, और पुत्र न होने की स्थिति में उसका बड़ा भाई या भाई का लड़का होता है वो राजा बनता है, उसे ही पितृवंशिकता कहते हैं। ठीक है, पितृवंशिकता का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है कि पिता के बाद उसका बेटा, उसके बेटे के बाद में उसका बेटा, उसके बेटे के बाद में उसका बेटा, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी सारा समाज चलता रहता है, कोई भी चीज रुकती नहीं है। ठीक है, ये चीज यहां पर लिखी हुई है। यहां तक आपको समझ में आया पितृवंशिकता क्या होती है और क्या नहीं होती। ठीक है, चलिए हाँ, अब देखेंगे अपन लोग, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है अपना, वो है अपना विवाह। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, विवाह। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आया ना, अब इंटरेस्ट आया पढ़ने में सब्जेक्ट, सर विवाह, शादी है ना, मैरिज। चलो ठीक है, अब विवाह क्या होता था उस टाइम, विवाह क्या था? विवाह एक धार्मिक संस्कार होता था। विवाह एक धार्मिक संस्कार था, संस्कार था। अब धार्मिक संस्कार का अर्थ क्या होता है? ऐसा संस्कार या ऐसा समय जो हर किसी को व्यतीत करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो है विवाह। ठीक है, तो वो धार्मिक संस्कार आ जाता है कि धर्म के ऊपर बात आ जाती है। ठीक है, पुत्री का लालन पालन, लालन पालन सहमित किया जाता था। मतलब पुत्री को ज्यादा दिनों के लिए पाला नहीं जाता था, उसको छोटी उम्र में ही उसकी शादी करवा दी जाती थी। ठीक है, पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाता था। अब पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाता था मतलब पुत्र को ज्यादा अपने पास में रखा जाता था, पढ़ाया लिखाया जाता था, उसको योग्य बनाया जाता था। ठीक है, और पुत्री का लालन पालन क्या किया जाता था? संयमित यानी नियमित रूप से किया जाता था। 18 साल 13 साल 14 साल जो भी पहले की आयु थी, पहले की अप्रोक्स आयु थी, जो अपन लोग आपके चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, बर्नियर के चैप्टर के अंदर, तो वो उस टाइम 13 साल की आयु के अंदर लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था और लड़कों का भी। ठीक है, बाल विवाह पद्धति जिसको कहते हैं। अब देखो, पुत्र को अधिकारी बनाया, उत्तराधिकारी बनाया जाता था, तथा विवाह में उपहार, यानी उपहार का मतलब क्या होता है? कन्यादान, कन्यादान की प्रथा भी प्रचलित थी, प्रथा भी प्रचलित थी। कन्यादान का अर्थ क्या होता है? कन्यादान का अर्थ होता है किसी भी औरत के साथ में, जब कोई विवाह होता है तब लड़की के साथ में जाने वाला दहेज कह लो, एक रूप से दहेज कह लो उसको, वो कन्यादान होता था। ठीक है, अब देखो यहां तक बात समझ में आई विवाह। अब यहां पर एक लाइन लिखना है आपको, मनुस्मृति के अनुसार। अब ये आपका मनुस्मृति क्या है? तो ये है भारत का विधि ग्रंथ, भारत का क्या है? विधि ग्रंथ। भारत के विधि ग्रंथ मनुस्मृति के अनुसार उस समय 8 प्रकार के विवाह होते थे, प्रकार के विवाह होते थे। अब मनुस्मृति के अनुसार उस टाइम कितने प्रकार के विवाह होते थे? 8 प्रकार के विवाह होते थे। बट उनमें मान्यता कितने प्रकार के विवाह को थी? तो 4 प्रकार के विवाह प्रमुख थे, के विवाह प्रमुख थे। कितने प्रकार के विवाह प्रमुख थे मेरे बेटे? 4 प्रकार के विवाह उसके अंदर प्रमुख थे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे इसका। समाज के अंदर परिवार कैसे थे? समाज में परिवार रक्त संबंधी रिश्तों के साथ में रहते थे, ये एक स्थान में पर रहकर दैनिक कार्य किया करते थे। समाज में परिवारों में पितृवंशिकता थी।
फिर अपन ने लिखा पितृवंशिकता क्या होती है, तो पितृवंशिकता क्या होती है, पिता की मृत्यु के बाद उसका बेटा या बेटा ना होने की स्थिति में, पुत्र ना होने की स्थिति में उसका बड़ा भाई या भाई का लड़का राजा बनता है, उसे पितृवंशिकता कहते हैं। फिर हमने पढ़ा विवाह क्या होता है। अब विवाह क्या होता है, विवाह एक धार्मिक संस्कार है। पुत्री का लालन पालन संयमित किया जाता है, पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाता था, ठीक है। तथा विवाह के उपहार में कन्यादान की प्रथा भी प्रचलित थी। कन्यादान का कन्या के साथ में जाने वाले जो भी गिफ्ट वगैरह होते हैं, जो भी दान वगैरह होते हैं, उनको कन्यादान कहते हैं। मनुस्मृति भारत का जो विधि ग्रंथ है उसके अनुसार 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। यानी भारत के अंदर कितने प्रकार के विवाह होते हैं, 8 प्रकार के विवाह होते हैं, परंतु उसके अंदर 4 प्रकार के विवाह को ही क्या थी, मान्यता प्राप्त थी। 4 ही प्रकार के विवाह ऐसे थे जिनको मान्यता प्राप्त थी। वैसे विवाह कितने प्रकार के होते थे, 8 प्रकार के होते थे। आई होप इतनी सी चीज आपको समझ में आई। आगे देखते हैं। अब यहां पर एक चीज आती है, अगर आपसे पूछे कि मनुस्मृति के अनुसार कितने प्रकार के विवाह प्रचलित थे, तो आपको 8 प्रकार के विवाहों के बारे में बताना है। किंतु यदि यहां पर एक क्वेश्चन उल्टा घुमा फिरा के आ जाए कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, विवाह कितने प्रकार के होते हैं तो आपको लिखना है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार है, पहला प्रकार है अंतरजातीय विवाह, जातीय विवाह। दूसरा विवाह है बहिर्जातीय विवाह, जातीय। पहला विवाह क्या है, अंतरजातीय विवाह। दूसरा विवाह कौन सा है, बहिर्जातीय विवाह। अब अंतरजातीय विवाह क्या होता है, बहिर्जातीय विवाह क्या होता है। अंतरजातीय विवाह वह विवाह जो जाति में किया जाता, जो जाति में किया जाता हो। जाति मतलब जैसे कोई ब्राह्मण है तो वो अपना विवाह ब्राह्मण कुल में करेगा, ना कि क्षत्रिय और ना कि दूसरे कुल के अंदर। वो अपना विवाह किसके अंदर कराएगा, ब्राह्मण कुल के अंदर। तो वो है अंतरजातीय विवाह, एक ही जाति के अंदर विवाह करना। दूसरा है बहिर्जातीय विवाह, दूसरी जाति में विवाह करना, जाति में विवाह करना। अब कितने प्रकार के विवाह हो गए बेटा, 2 प्रकार के विवाह और हो गए। पहला अंतरजातीय विवाह यानी कि अपनी जाति के अंदर विवाह करना, और दूसरा बहिर्जातीय विवाह यानी कि दूसरे की जाति में विवाह करना, ठीक है। अब जैसे मैं आपको कह दूं कि अंतरजातीय विवाह, अब आप कहते हो ना ये मेरे धर्म के अंदर आते हैं, ये मेरे धर्म के जो भी लगते हैं, तो वो आपके धर्म के अनुसार आप उनके भाई या बहन, ठीक है, वैसे हो जाता है। तो अंतरजातीय विवाह कहां पर होता है, जब आप तमिल की फिल्में देखते हो ना, साउथ इंडियन फिल्में, तब आप उसके अंदर देखते हो अंतरजातीय विवाह। सही बात, ठीक है। कैसे होता है अंतरजातीय विवाह, कि भाई जैसे कोई भी फिल्म की स्टोरी उठा लो, उसके अंदर शादी के अंदर जाते हैं, फिर वो विवाह हो जाता है उनका, तो वो एक ही जाति के विवाह होते हैं, ठीक है। तो वो एक जाति के विवाह को क्या कहते हैं, अंतरजातीय विवाह कहते हैं। अब अंतरजातीय विवाह मुख्य रूप से कहां पर होता है, ये होता है दक्षिण भारत के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर, है ना। दक्षिण भारत के अंदर ये विवाह ज्यादा होता है, जिसे क्या कहते हैं अपना अंतर जातीय विवाह कहते हैं, यानी एक ही जाति के अंदर विवाह करना, ठीक है। और दूसरा विवाह बहिर्जातीय विवाह यानी दूसरी जाति के अंदर, दूसरे कुल के अंदर विवाह करना बहिर्जातीय विवाह कहलाता है। तो आज का आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। जितना ज्यादा हो सके क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्लास के अंदर कमेंट कीजिए। और हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी मिलते हैं मुझे, कुछ बच्चे क्या, कुछ ज्यादा ही बच्चे जो कमेंट वगैरह करते हैं, जो मतलब कॉल्स वगैरह आते हैं, जिनके मेरी टेक्निकल टीम बता रही थी मुझे, तो मुझे ऐसे पता नहीं है कि कौन से बच्चे हैं। बाकी मेरी टेक्निकल टीम ने मुझे बताया कि सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज वगैरह करते हैं, कॉल्स वगैरह करते हैं। तो मैं उनसे कह रहा हूँ कॉल आप कीजिए, बट आपका जितना काम हो उतना ही कीजिए, ठीक है। ज्यादा स्टाफ को भी आप परेशान ना करें, क्योंकि परेशानी हर किसी को होती है बेटा। क्या पता आप जब कॉल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं तो अगला वाला किस स्थिति में, जैसे अभी रात के सब लगभग 11 साढ़े 11 बजे और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 11 साढ़े 11 लगभग है ना, मेरे अप्रोक्स, मैंने अभी टाइम नहीं देखा है, अप्रोक्स 11 साढ़े 11 हुआ है। तो अभी आप अगर मुझे कॉल करते हैं तो मुझे भी नींद आती है, मैं भी व्यक्ति हूँ ना, हाँ, तो मैं भी परेशान होता हूँ, आप भी परेशान होते हैं। तो इससे आप मत कीजिए। क्या करेंगे मुझसे बात करके या किसी और से बात करके, टीचर से बात करके। जैसा आप हैं वैसे अदर टीचर है, तो उनको कॉल करके परेशान ना ही किया करें।
और कोई भी क्वेश्चन होता है आपका तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम की लिंक आ रही होगी SL Academy के ऊपर, उसके ऊपर पूछिए। मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आ रही होगी पर्सनल इंस्टाग्राम की, आप उसके ऊपर SST का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मैथ का क्वेश्चन है तो अमित सर की इंस्टाग्राम लिंक भी आ रही है तो उसके ऊपर पूछ सकते हैं। जितना ज्यादा हो सके SL Academy के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, उसके अंदर बहुत ही जल्द नोट्स आने वाले हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए नोट्स मैं बोर्ड के ऊपर करवा ही रहा हूं, तो उनको तो कोई दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं है। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो अभी कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए, मैं उसको एक बार के लिए देख लूंगा कभी भी जब मैं कमेंट बॉक्स पढ़ूंगा, और उसके अंदर से हम आगे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।